क्लास बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। क्या है? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी मोनोसेक्राइड लेते हैं, जैसे हम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर हम इसके घूर्णन कोण का मान ज्ञात करते हैं। समय के साथ इसके घूर्णन कोण के मान में परिवर्तन आता है, या तो घूर्णन कोण का मान बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। जैसे हम ग्लूकोज के 2 पार्ट करते हैं, एक तो क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, बीटा ग्लूकोज। एक तो क्या है, अल्फा ग्लूकोज और दूसरा क्या है, बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसका परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ज्ञात करते हैं तो 112 डिग्री आता है, और समय के साथ साथ या कुछ समय बाद ये 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। क्या होता है? 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज का घूर्णन कोण का मान ज्ञात करें तो 19 डिग्री आता है, और समय के साथ इसका घूर्णन कोण परिवर्तित होकर 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार घूर्णन कोण के मान में या तो कमी आ रही है या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि समय के साथ इन मोनोसेक्राइड्स के घूर्णन कोण के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को क्या बोलेंगे, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। क्या बोलेंगे? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। यहाँ पर देखिए अल्फा ग्लूकोज का जो मान था पहले 112 डिग्री था और समय के साथ कम होकर के 52 डिग्री हो गया, और इसका 19 डिग्री था, समय के साथ बढ़ करके 52 डिग्री हो गया। तो इसको बोलेंगे परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। क्या बोलेंगे? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। जैसे हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह वाला कंपाउंड हो, मान लो एल्डिहाइड लेते हैं और कीटोन लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके हेमी एसीटेल या हेमी कीटेल या कीटेल का निर्माण कर सकती हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड समूह है हमारे पास, या फिर एल्डिहाइड कंपाउंड कह सकते हैं हम। तो इसको क्या नाम देंगे, एल्डिहाइड, और इसकी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो H है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RH COR और OH, और इसको बोलेंगे हेमी एसीटेल। क्या बोलेंगे? हेमी एसीटेल। तो अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल ने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण कर दिया, हेमी एसीटेल का। फिर उसके पश्चात हम दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के दौरान यहाँ से H और यहाँ से OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और R इसके साथ जुड़ जाएगा, तो RHCOR और इसके साथ OR, और क्या बन जाएगा, एसीटेल। क्या बन जाएगा, एसीटेल।
तो हेमी एसीटेल और एसीटेल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार एल्डिहाइड की एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हेमी एसीटेल और एसीटेल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया है, उसके स्थान पर हम क्या लें, कीटोन। तो ये हेमी एसीटेल है, इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, हेमी कीटेल। और यहाँ पर एसीटेल के स्थान पर क्या बन जाएगा, कीटेल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 4 प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करते हैं, हेमी एसीटेल, एसीटेल, हेमी कीटेल और कीटेल। R और R C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कीटोन। और इस कीटोन की ROH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इनको जोड़ेंगे तो R और R आ जाएगा यहाँ, C इसके साथ तो R जुड़ गया और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो हेमी एसीटेल से क्या बन जाएगा, हेमी कीटेल। क्या बन जाएगा, हेमी कीटेल। और फिर एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ विक्रिया करवाएंगे और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटेल, COR। और ये H और OH H2O के रूप में बाहर निकल गए और यहाँ पर क्या आ गया, OR आ गया और इसे क्या नाम दे देंगे, कीटेल। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड, हेमी एसीटेल, एसीटेल, हेमी कीटेल और कीटेल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है वो एक हेमी एसीटेल संरचना भी शो करता है। ग्लूकोज जो होता है वो हेमी एसीटेल संरचना भी शो करता है। तो जो ग्लूकोज जो होता है हमारे पास, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, CHO और CH और OH और 3 नंबर कार्बन में OH इस साइड में और H और CH और OH और 5 नंबर कार्बन H और OH और CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अल्फा और बीटा रूप लेंगे जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन शो करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये कार्बन इसके साथ H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर कार्बन के साथ साझेदारी करेगा और 5 नंबर कार्बन के साथ जब साझेदारी करता है तो ये H उस 1 नंबर कार्बन के साथ चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और ये कार्बन H और OH 2 नंबर में, 3 नंबर में इधर OH जुड़ा हुआ है तो OH आ जाएगा और ये H, 4 नंबर में इधर H और OH और 5 नंबर कार्बन में H और ये 5 नंबर और 1 नंबर या एल्डिहाइड समूह 5 नंबर कार्बन के बीच में साझेदारी हो जाती है और ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो OH था जिसका H तो यहाँ चला गया तो ये अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसा ग्लूकोज जिसके घूर्णन कोण का मान ज्ञात करते हैं 112 डिग्री आता है और फिर उसके पश्चात वो 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है तो वो अल्फा ग्लूकोज है ये। और फिर उसके पश्चात हम बीटा ग्लूकोज की बात करें तो बीटा ग्लूकोज के अंदर जो 1 नंबर कार्बन है उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो अब यहाँ 1 नंबर में H था, उसके स्थान पर तो OH आ जाएगा और ये H
इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है और परिवर्तन करने के पश्चात अगर बीटा ग्लूकोज का घूर्णन कोण ज्ञात करें तो 19 डिग्री आता है और समय के साथ साथ उसका घूर्णन कोण बढ़ता जाता है और 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार इस तरीके के परिवर्तन आने से इनके अंदर घूर्णन कोण का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो 3 नंबर कार्बन में OH इधर और H, 4 नंबर में H और OH और 5 नंबर कार्बन में H और ये एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे और CH2OH और इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। अल्फा पॉजिटिव ग्लूकोज भी बोल सकते हैं और इसको बीटा नेगेटिव ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब स्मॉल d और L से होता है और स्मॉल d का मतलब डेक्सोरोटेटरी दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक और नेगेटिव चार्ज का मतलब स्मॉल l यानी कि लीवोरोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णन होता है। तो इस तरीके से परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन जो होता है वो ग्लूकोज के अंदर शो किया जा सकता है। ग्लूकोज के अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के घूर्णन कोण का मान भी बदल जाता है। तो ये था अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके पश्चात हम एक राइबोज शर्करा काम में लेते हैं, एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा काम में ली जाती है। तो राइबोज शर्करा जो होती है उसके अंदर एक एल्डिहाइड समूह और 4 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं और डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है। उसकी स्ट्रक्चर और इसकी लगभग सेम ही होती है, बस एक 2 नंबर कार्बन में OH के स्थान पर H आ जाता है। तो जैसे राइबोज शर्करा की हम बात करें तो राइबोज शर्करा HOH और CH और OH और CH और OH और CH2OH ये क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है। क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है। एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज जो शर्करा होती है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे CH2OH H और H और OH और H और OH और H और CH2OH यहाँ पे एक रुको H और OH ऐसे होता है। तो 1 नंबर कार्बन 2 3 4 और 5। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, यही राइबोज शर्करा दी है हमने और जब डीऑक्सी राइबोज बनाएंगे तो इस OH को हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। और राइबोज शर्करा के अंदर 2 नंबर कार्बन के साथ OH आता है। तो इस तरीके की संरचना होती है और डीऑक्सी राइबोज जो शर्करा होती है वो DNA के अंदर पाई जाती है और राइबोज शर्करा होती है वो RNA के अंदर पाई जाती है। तो हम पहले राइबोज शर्करा की बात करते हैं। राइबोज शर्करा जो होती है वो कुछ रिएक्शंस भी शो कर देती है और यहाँ पर हम राइबोज शर्करा की रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहली रासायनिक अभिक्रिया राइबोज शर्करा शो करती है वो ये होती है कि राइबोज शर्करा एडिनोटोल व एन पेंटेन का निर्माण कर सकती है। एन पेंटेन का निर्माण कर सकती है। राइबोज जो शर्करा होती है वो एडिनोटोल और एन पेंटेन का निर्माण कर सकती है। ऐसा करने के लिए ये क्या करेगी कि ये अपचयन करेगी
और अब चयन करेगी तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन बाहर निकलने से इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो एडिनोटोल है वो बन जाएगा और एन पेंटेन बन जाएगा। इसके अंदर देखिए यहाँ इस एल्डिहाइड समूह को CH2OH में चेंज कर देंगे, ठीक है, और CHOH और CH और OH और CH और OH और CH2OH ये बन जाएगा। और इसको क्या नाम देंगे, एडिनोटोल। क्या नाम देंगे, एडिनोटोल नाम देंगे। तो राइबोज शर्करा से किसका निर्माण हो गया, एडिनोटोल का निर्माण हो गया। फिर उसके पश्चात यहाँ पर CH3 में चेंज हो जाएगा ये, और ये H और ये H और ये CH और H और ये CH और ये H और CH3, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। यानी कि एडिनोटोल जो राइबोज शर्करा है वो एडिनोटोल और एन पेंटेन का निर्माण कर सकती है। ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन थी, राइबोज शर्करा जो फर्स्ट रिएक्शन शो करती है। दूसरी रिएक्शन आती है राइबोज शर्करा से साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। राइबोज शर्करा से साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम राइबोज शर्करा ले लें और इस राइबोज शर्करा के अंदर हम क्या करवाएं, इसकी HCN के साथ अभिक्रिया करवाएं। किसके साथ अभिक्रिया करवाएं, HCN के साथ अभिक्रिया करवाएं। और ये HCN नेगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में। मान लो ये H ऐसे शो किया जाए डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर जाएंगे नेगेटिव, और इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। जो CN है वो तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जो H है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो CH और CN और OH ये आ जाएगा, और CH और OH और H और OH और H और OH, और यहाँ पर क्या है, CH2OH, और क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। यानी कि हम राइबोज शर्करा के साथ HCN की विक्रिया करवा करके साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर सकते हैं। तो हम राइबोज शर्करा से ही साइनोहाइड्रिन बना सकते हैं। ये इसकी 2 नंबर रिएक्शन थी। उसके पश्चात तीसरी रिएक्शन आती है। हम क्या करेंगे, राइबोज शर्करा का ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा। तो राइबोज शर्करा से राइबोनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। राइबोनिक एसिड का व ग्लूटारिक एसिड का निर्माण करना, एसिड का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम राइबोज शर्करा लेंगे, ये ले ली हमने, और उसके पश्चात HOH ऐसे जोड़ेंगे, HOH, और 4 नंबर कार्बन में भी HOH, और 5 नंबर CH2OH। हम इसको ब्रोमीन जल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो एल्डिहाइड समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा, H और OH और CH और OH और CH
और OH और CH2OH बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या थी, राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा से राइबोनिक अम्ल का निर्माण होता है। राइबोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। फिर इसका ऑक्सीकरण और करवाएंगे तो ये COH, CH और OH और ये कार्बन H और OH और ये कार्बन भी H और OH की फॉर्म में रहेगा और नीचे वाला ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा और जिसको बोलेंगे ग्लूटारिक एसिड। क्या बोलेंगे? ग्लूटारिक अम्ल। तो इस प्रकार राइबोज शर्करा से राइबोनिक एसिड का निर्माण होता है और ग्लूटारिक एसिड का निर्माण होता है। जब ब्रोमीन जल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है या ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब तो राइबोनिक अम्ल बनता है। और जब HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ग्लूटारिक एसिड बनता है। हम पहले भी कर चुके हैं, जब दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एक ही कार्बोक्सिलिक समूह उस ग्रुप के अंदर आता है और जब हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो दो कार्बोक्सिलिक समूह उस कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर राइबोनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये राइबोज शर्करा की संरचना और राइबोज शर्करा से संबंधित रिएक्शन थी। अब आती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा की संरचना। राइबोज शर्करा की संरचना जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है, जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है या डीऑक्सी राइबोज शर्करा की संरचना की हमने बात कर ली थी। एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे HOH और राइबोज शर्करा में H और OH और यहाँ पे H और OH पाया जाता है और यहाँ H और CH2OH होता है। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर। अब देखो राइबोज शर्करा में 2 नंबर कार्बन में HOH पाया जाता है, लेकिन जब हम डीऑक्सी राइबोज की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो 2 नंबर कार्बन पर HH पाया जाता है। वो तो क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। जब 2 नंबर कार्बन पर H और OH पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? राइबोज शर्करा। ये क्या होती है? इसकी जो फ्यूरेनोज संरचना जो होती है उसकी फॉर्म में लिखते हैं। अपने राइबोज को सीधी श्रृंखला के रूप में भी लिख सकते हैं और फ्यूरेनोज संरचना के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये बात हो गई राइबोज और डीऑक्सी राइबोज संरचना की बात। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।